जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TKM एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है वो एक बार इस क्लास को जरूर देखें और अंत में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपके इन प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं। ओके, और ये जो प्रश्न है ये पिछले एग्जामों के अंदर आए हुए हैं, तो एक बार इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है, कालक्रम के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सही क्रम है। यानी हमें क्या दे रखा है ऑप्शनों के अंदर? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को दे रखा है। राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4 भौतिक प्रदेश हैं, और इन 4 भौतिक प्रदेशों को कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। ओके, तो इसका राइट आंसर की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 की राइट आंसर की, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। कालक्रम के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सही क्रम कौन सा है? अरावली, पठार, मैदान और मरुस्थल। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। साथियों, बात करें कालक्रम के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की, तो सबसे पहले साथियों सबसे अरावली क्या है? हमारी एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? अवशिष्ट पर्वतमाला है। तो सबसे प्राचीन तो हो जाएगा कौन सा भौतिक प्रदेश हमारा? अरावली पर्वतमाला। इसके बाद में निर्माण हुआ पठार का। किसका निर्माण हुआ? पठार का निर्माण हुआ। पठार के जस्ट बाद में मैदान का निर्माण हुआ, और मैदान के जस्ट बाद में किसका? मरुस्थल। मरुस्थल अभी नवीन है, यानी सबसे नया भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा आपका? मरुस्थल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। ओके, जिस भी साथी ने ऑप्शन नंबर बी बताया उसका क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस भौतिक प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है? अरावली में, अरावली पर्वतमाला के अंदर, मैदान के अंदर, पठार के अंदर, या फिर मरुस्थल के अंदर। आपको इन 4 भौतिक प्रदेशों में से बताना है राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। ओके, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 के राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सॉरी बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अरावली के अंदर न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। हमारी जो अरावली पर्वतमाला है उसके अंदर न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है, यानी 10% भूभाग पर केवल 9% जनसंख्या निवास करती है। अरावली कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? राजस्थान के 10% भाग पर फैली हुई है, और यहाँ पर 9% जनसंख्या निवास करती है। वहीं अगर हम मैदान की बात करें तो मैदान में के अंदर 23% तो इसका क्षेत्रफल है। कितना है? 23% भूभाग पर 39% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में अगर आपसे पठार का पूछ ले तो लगभग 7% भूभाग पर 11% जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या निवास करती है पठार के अंदर? लगभग 7% भूभाग पर 11% जनसंख्या निवास करती है। और लास्ट में अंतिम बचा कौन सा हमारा? मरुस्थल। मरुस्थल का कितना प्रतिशत है? लगभग 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है तो वो जाएगा आपका मरुस्थल। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है तो वो जाएगा आपका मरुस्थल, सॉरी मरुस्थल नहीं, मैदान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। तो आपको इनका ध्यान रखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल का विस्तार भारत के कितने राज्यों में है? 4 राज्यों के अंदर, 5 में, 3 में, या फिर एक राज्य के अंदर? तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कितने राज्यों में थार के मरुस्थल का विस्तार? भारत के 4 राज्यों के अंदर है। कौन कौन से हैं? पंजाब हो जाएगा, पंजाब के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में हो जाएगा कौन सा? गुजरात। और गुजरात के अलावा एक है हमारा हरियाणा। कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। तो इन 4 राज्यों के अंदर थार के मरुस्थल का विस्तार है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए
किसके विस्तार को? मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए मरु विकास कार्यक्रम का संचालन किया गया। यानी साथियों, हमारे राजस्थान के अंदर मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसे किस नाम से जानते हैं? मरु विकास कार्यक्रम। और इसका जो संचालन किया गया था सन 1977-78 के अंदर किया गया था। कब किया गया था? 1977-78 के अंदर इसका संचालन किया गया था। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सी समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर या फिर 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। साथियों, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान को दो बराबर भागों में कौन सी समवर्षा रेखा विभाजित करती है, तो वो हो जाएगी आपकी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। और ये जो समवर्षा रेखा है अरावली के समानांतर गुजरती है। वही अगर आपसे इस प्रश्न के अंदर क्या पूछ रहा है? मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सा हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है मरुस्थल को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। एक शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा। तो आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा राज्य लगाता है। साथियों, अगर हम बात करें राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा की, किसकी बात करें? अंतर्राज्यीय सीमा की, तो राजस्थान के साथ भारत के 5 राज्य अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं। कितने राज्य लगाते हैं? 5 राज्य अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। ये 5 राज्य सीमा लगाते हैं किसके साथ? राजस्थान के साथ। वहीं अगर सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो कौन सा लगाएगा? वो लगाएगा आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कौन सा लगाएगा? मध्य प्रदेश लगाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा राज्य लगाता है? मध्य प्रदेश लगाता है। कितनी लगाता है? 1600 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है राजस्थान के साथ। वही अगर मैं बात करूं न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा की, तो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है पंजाब। कौन सा लगाता है? पंजाब। कितनी लगाता है? 89 किलोमीटर, ओनली 89 किलोमीटर। इसके बाद में सर्वाधिक की बात करें तो मध्य प्रदेश लगाता है 1600 किलोमीटर राजस्थान के साथ। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर, जरगा, दिलवाड़ा या फिर अचलगढ़। साथियों, आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है हमारी जो अरावली पर्वतमाला है इसकी तीसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। वैसे सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? आपकी गुरु शिखर। कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। इसके बाद में दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी आती है, कौन सी आती है? शेर। कौन सी आती है? शेर आती है। कौन सी है? शेर। 1597 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई? 1597 मीटर। इसके बाद में तीसरी आती है दिलवाड़ा, और दिलवाड़ा के बाद में आती है जरगा, चौथी सबसे ऊंची चोटी। 143 143 एक बार और 144 दो बार। 1442 मीटर तो दिलवाड़ा की ऊंचाई है और 1431 मीटर किसकी ऊंचाई है? जरगा की ऊंचाई है। तीसरी पूछी तो तीसरी हो जाएगी दिलवाड़ा और चौथी पूछी तो चौथी हो जाएगी आपकी जरगा। सबसे ऊंची चोटी पूछी तो गुरु शिखर हो जाएगी और दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी तो शेर हो जाएगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दिलवाड़ा है। दिलवाड़ा ऊंचाई कितनी है? 144 दो बार। 1442 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें? राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध या फिर माही बजाज सागर बांध।
तो आपको इन 4 ऑप्शनों में से बताना है राजस्थान के अंदर कौन सा बांध नहीं है, राजस्थान के अंदर। ओके, तो बात करें साथियों राइट आंसर की, इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गांधी सागर बांध। कौन सा बांध हो जाएगा? गांधी सागर बांध। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। गांधी सागर बांध जो है राजस्थान में नहीं बना हुआ है, यह मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर बना हुआ है और चंबल नदी पर बना हुआ है। बाकी बांधों की बात करें तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध, ये दोनों बांध भी कहां पर है? चंबल नदी पर है। तो कहां पर है? राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर, जवाहर सागर कोटा के अंदर स्थित है। वहीं अगर माही बाजार सागर की बात करें तो माही बाजार सागर बांध माही नदी पर बनाया हुआ है बांसवाड़ा जिले के अंदर। अगर प्रश्न के अंदर क्या पूछ रहा है, राजस्थान के अंदर कौन सा बांध नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा गांधी सागर बांध। कहां पर बना हुआ है? मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है, चंबल नदी पर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है? बनास नदी का, कोठारी नदी का, आयड़ नदी का, या फिर चंबल नदी का? तो आपको इन 4 ऑप्शनों में से बताना है किस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आयड़ नदी का उद्गम। किस नदी का? आयड़ या बेडच नदी का उद्गम कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। इसे बेडच नदी के नाम से भी जानते हैं। उदय सागर झील के बाद में इस नदी को किस नाम से जानते हैं? आयड़ नदी को बेडच नदी के नाम से जानते हैं। और इस नदी के किनारे पर आहट सभ्यता भी स्थित है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बेडच नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? खारी नदी के किनारे पर, बेडच नदी, मेनाल नदी, या फिर कोठारी नदी के संगम पर? आपको इन 4 ऑप्शनों में से बताना है किस नदी के संगम पर बागोर सभ्यता स्थित है। तो बागोर सभ्यता की बात करें तो बागोर सभ्यता स्थित है भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है और कोठारी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल परियोजना में हिस्सेदारी है राजस्थान व मध्य प्रदेश की, राजस्थान व गुजरात की, मध्य प्रदेश व गुजरात की, राजस्थान व उत्तर प्रदेश की? तो साथियों इस ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा, चंबल परियोजना में हिस्सेदारी है, तो किन किन की हिस्सेदारी है चंबल परियोजना के अंदर? राजस्थान व मध्य प्रदेश की। किन किन की हिस्सेदारी है? राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, एमपी, इन दोनों की हिस्सेदारी है। और हिस्सेदारी की भी बात करें तो हिस्सेदारी कितनी है? 50-50% है दोनों राज्यों की। ओके, और ये प्रश्न कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है। ओके, तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान व मध्य प्रदेश की। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। किन किन राज्यों की हिस्सेदारी है? राजस्थान व मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी है। कितनी कितनी हिस्सेदारी है? 50-50% हिस्सेदारी है दोनों की। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बाकली बांध किस नदी पर बना हुआ है? बांडी नदी पर, सुकड़ी नदी पर, जवाई नदी पर, जोजड़ी नदी पर? तो आपको इन 4 ऑप्शनों में से बताना है बाकली बांध किस नदी पर बना हुआ है। साथियों जल्दी से बताइए इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या होगा? बाकली बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। बाकली बांध कहां पर, किस नदी पर स्थित है? सुकड़ी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? सुकड़ी नदी पर बना हुआ है, जालोर के अंदर। कहां पर? जालोर के अंदर बना हुआ है। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? अब ये हिस्ट्री का प्रश्न आ गया है। भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? ऑप्शन में क्या दे रखा हमें? गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, केसरी सिंह बाराट ने, या फिर जयनारायण व्यास ने? तो बात करें साथियों भगत आंदोलन की, तो वो चलाया था गोविंद गिरी ने। किसने चलाया था? गोविंद गिरी ने चलाया था। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया। और एक प्रश्न और आता है साथियों, कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है, संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना किसने की? तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोविंद गिरी ने।
किसने की थी? गोविंद गिरी ने सन 1883 ईस्वी के अंदर संत सभा की स्थापना की थी। ओके, तो आपको इस प्रश्न का भी ध्यान रखना है, कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है ये प्रश्न। और भगत आंदोलन भी किसके द्वारा चलाया गया था? गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? जय नारायण व्यास के द्वारा, राम नारायण चौधरी के द्वारा, विजय सिंह पथिक या फिर माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। तो साथियों, राजस्थान, बात करें राजस्थान सेवा संघ की, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1919 के अंदर। कब की गई थी? 1919 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र के अंदर की गई थी। कहां पर की गई थी? वर्धा महाराष्ट्र के अंदर की गई थी। कहां पर की गई थी? महाराष्ट्र के अंदर। किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। और इसी राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण सन 1920 के अंदर, कब? 1920 के अंदर अजमेर में इसका स्थानांतरण कर दिया गया। कहां पर कर दिया गया? अजमेर के अंदर इसका स्थानांतरण कर दिया गया। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी और इसका स्थानांतरण 1920 के अंदर कहां पर किया गया था? अजमेर के अंदर किया गया था। तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया 1192 में, 1180 में, 1190 में या फिर 1191 ईस्वी के अंदर। आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो इस ऑप्शन का जो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका 1191 ईस्वी के अंदर। कब की गई थी? कब लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध? 1191 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। और किन किन के मध्य लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी। किन किन के मध्य? पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी। इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। और तराइन का द्वितीय युद्ध भी किन किन के मध्य लड़ा गया? 1192 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। अब एग्जाम के अंदर एक प्रश्न और पूछा गया है बहुत सी बार कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो आपको क्या ध्यान रखना है? पृथ्वीराज चौहान की। किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। वहीं अगर द्वितीय के बारे में पूछ ले, तराइन के द्वितीय युद्ध में किनकी जीत हुई थी, तो वो हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी की। द्वितीय युद्ध में कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ओके, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी के अंदर। कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और जस्ट बाद में 1192 में द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। तो साथियों, ये थे बीएसटीसी एग्जाम 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुके हैं एग्जामों के अंदर। ओके, तो आपको इनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। धन्यवाद।